जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज का आज पहला दिन और पहले दिन हम लोग बात करेंगे सीटेट एक्सपर्ट सीरीज में सीडीपी का पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग बात करेंगे आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। आपके मोटर डेवलपमेंट में जो ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन रहेगा जिसमें डिटेल डिस्कशन रखेंगे। आप पेशेंस बना के रखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और बेहतर समझेंगे। और ये जो चैप्टर है और ये जो सीटेट एक्सपर्ट सीरीज है, ये आपका सीटेट और सुपर टेट को स्पेशली टारगेट करके बनाया गया है। तो पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके नाम से आपको समझ में आ रहा है वृद्धि एवं विकास। यह सीटेट एक्सपर्ट सीरीज जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी का आज पहला सीरीज और पहले सीरीज के पहले चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ की। आपको दिख रहा होगा कि ग्रोथ है क्या। तो द सीरीज ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट ऑकर फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू मैच्योरिटी, एक श्रृंखला है शारीरिक विकास की या शारीरिक बदलाव की, जो कहां से, कॉन्सेप्शन से मैच्योरिटी तक। कॉन्सेप्शन का मतलब कि जब आप माँ के गर्भ में है, एक बच्चा जब गर्भ में है, जब वो कॉन्सेप्शन में है, वहां से इस वृद्धि की या फिजिकल चेंजिंग की शुरुआत होती है। और थ्रू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कहाँ, जब तक आपके अंदर परिपक्वता ना आ जाए। और ये अब मैच्योरिटी क्या है, द मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। एक तरीके का ये योग्यता है जो आपके इन्वायरमेंट में एक उचित तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर पाए, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट कर पाए, चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाए। और आप इन्वायरमेंट के प्रति, सोसाइटी में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप रिस्पॉन्ड करना बेहतर जब आप जान गए, आपका वो मैच्योरिटी है। अब मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से। जैसे आपके बचपन से, जब से आपका बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, हाथ पांव तो थे, लेकिन आपने एक एक्टिविटी करना, साइकिल चलाना कब शुरू किया, जब उस बॉडी पार्ट में, जब उस फिजिकल ऑर्गन में एक तरीके की मैच्योरिटी आई या मजबूती आई। तो ये जो मजबूती है या मैच्योरिटी है, परिपक्वता जो है, वो हेरिडिटी से रिलेटेड है। आपके जीन्स में है, आपके डीएनए से वो मिला हुआ है, आपके डीएनए में है कि आप जो है हाथों से या अपने पैरों से या बड़े मसल से जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ेगी आप काम कर पाएंगे। लेकिन कब, जब आपकी मैच्योरिटी आएगी तब। हाथ पांव तो जन्म से है, लेकिन एक्टिविटी कब आती है, उसमें स्ट्रॉन्ग कब होता है या काम कब कर पाता है, उससे एक्टिविटी कब हो पाती है, जब वो फिजिकल ऑर्गन में मैच्योरिटी आती है या परिपक्वता आती है। तो ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट का, विकास का, डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें ग्रोथ एक छोटा सा हिस्सा है और ग्रोथ का आशय सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल चेंजिंग से है। शारीरिक पक्ष में एक व्यक्ति के ओवरऑल या थ्रू आउट लाइफ में जो उसके शारीरिक पक्ष में जो बदलाव है वो आपके ग्रोथ है, वृद्धि है। जैसे आपके हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, जैसे आप आज से 10 साल पहले थे वैसे आज आप में ही शारीरिक रूप में बदलाव हुआ है, वो आपके वेट में बदलाव हुआ है, शेप एंड साइज में बदलाव हुआ है। तो शारीरिक पक्ष में तथा जितना भी मेजरेबल टर्म है या जितना भी मेजरेबल जो क्वालिटीज है जिसको आप सही मापित कर सकते हैं, यूनिट में आप मेजर कर सकते हैं, वो आपका ग्रोथ में काउंट होगा। और डेवलपमेंट जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो आपका कॉन्सेप्शन से लेकर अंटिल डेथ, ये जो विकास है ये आपका माँ के गर्भ से लेकर के बूम टू टूम भी इसको बोलते हैं, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, कंसेप्शन में होता है, उस टाइम से लेकर के और जब तक आप जीवित रहते हैं आप थ्रू आउट लाइफ डेवलप होते रहते हैं। क्योंकि आप जो पक्ष है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष है कौन ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपका शारीरिक पक्ष भी है, संज्ञानात्मक पक्ष भी है, आपका इमोशनल सामाजिक पक्ष भी है। आप सामाजिक तौर पे हर दिन बेहतर हो रहे हैं, इमोशनल तरीके से बेहतर हो रहे हैं। जिस खिलौने के लिए आप आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या बचपन में रोया करते थे, आज तो आप खिलौने के लिए, उस खिलौने के लिए नहीं रोते। दैट मीन्स कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो ओवरऑल हुआ है। इसका मतलब है कि जो विकास जो है ये आपके गर्भ से लेकर कब तक, अंटिल डेथ, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये विकास होता रहता है। लेकिन जो ग्रोथ है ये एक टाइम पीरियड के बाद, जब आपके फिजिकल ऑर्गन में या जो शारीरिक रूप में आपने जब जैसे ही मैच्योरिटी आएगी, ग्रोथ आपका रुक जाता है, शॉप हो जाता है।
तो ग्रोथ जो है सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष के व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के सिर्फ शारीरिक पक्ष से संबंधित है, और डेवलपमेंट जो है वो आपका ओवरऑल एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें शारीरिक भी है, सामाजिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास, ये सभी। जब हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो और बेहतर जानेंगे कि डेवलपमेंट का। अब इस दोनों में एक बार एक तरीका, इस ग्रोथ का जो मेन अर्थ है या एक इटैमोलॉजी है, इसका अर्थ है बढ़ना या फैलना, यानी व्यक्ति के शारीरिक अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे चलेंगे। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंट भी है, जैसे जो डेवलपमेंट है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, एक व्यापक टर्म है आपका डेवलपमेंट, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक छोटा सा पार्ट है या छोटा सा हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके शारीरिक विकास से संबंधित है। ये आपका डेवलपमेंट है जिसका एक छोटा सा पार्ट है ग्रोथ, जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है। इस दोनों में अंतर है कि ग्रोथ जो है वो, ये ग्रोथ जो है ये आपका स्ट्रक्चरल चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है कि संरचना में परिवर्तन, जैसे साइज में, शेप में, आपके वेट में, बॉडी वेट में, इस सब चीजों का ये परिवर्तन है आपका ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है ये फंक्शनल चेंज है, ये आपका फंक्शनल चेंज है। फंक्शन करने में आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जिन कामों को आप नहीं कर पाते थे, हो सकता है आपके फिजिकल ऑर्गन में मैच्योरिटी नहीं आई हो, लेकिन आज आप उन कामों को आसानी से कर पाते हैं। आज आप आसानी से साइकिल चला पाते हैं, बाइक चला पाते हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन करने में चेंज आया है। जिन बातों के लिए कल आप गुस्सा हो जाते थे, हो सकता है कि आज उन बातों को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करना और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीख गए हो। दैट मीन्स कि ये आपका फंक्शनल चेंजिंग है, जो आपके काम करने के तरीके में बदलाव आया है या आप बेहतरी हुए हैं। तो ये जो है ये क्वांटिटेटिव चेंज है, ये क्वांटिटेटिव चेंज है। ये मात्रा में सिर्फ इसका बदलाव हुआ है, या मात्रा में आप इसको यूनिट में, डिजिट में आप इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे आपकी हाइट जो पिछले 6 महीने में या 1 मंथ में या 10 दिनों में कितनी बढ़ गई है, आपकी वेट कितनी बढ़ गई है, आप इसका प्रॉपर मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपकी समझ जो है पिछले 2 महीने में कितनी बढ़ी है, इसका आप सही मेजर या आप किलोग्राम केजी में तो मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको आप असेस कर सकते हैं, सिर्फ आकलन कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे। जिन कामों को आप नहीं कर पाते थे और आज आप बड़े आसानी से कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो डेवलपमेंट है या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या जो चीजों को देखने का नजरिया है या समस्या समाधान करने का जो एक एबिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो ये ग्रोथ जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर चेंजिंग है, क्वांटिटेटिव चेंजिंग है, और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। ये आपका, क्योंकि डेवलपमेंट का ही ग्रोथ हिस्सा है। डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें ग्रोथ एक छोटा सा हिस्सा है। और ये डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के बदलाव है, और ये बूम टू बूम चलता है। ये आपका बूम टू बूम, अर्थात गर्भ से लेके कब तक। और ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है। हर प्रकार के जीवन में जो बदलाव है वो सभी डेवलपमेंट की कैटेगरी में। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि हम कितने कितने पक्ष में बेहतर हो रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपके मुख्य रूप से 4 टाइप्स है डेवलपमेंट के। पढ़ने के लिए या बताने के लिए लोग आपको 6-7 भी बता देते हैं, लेकिन वो उसी सब कहीं ना कहीं कुछ 1-2 जो है, जैसे मॉरल डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं एक पार्ट है सोशल डेवलपमेंट का। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में 4 मेजर टाइप्स हैं। 4 आपके मेजर टाइप्स हैं, जिसमें पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। आपका पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है, आपको ऐसे लिख देते हैं 1-2 करके,
आपके लिए आसान रहेगा। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका तीसरा है सोशल डेवलपमेंट और चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट। ये चार आपके मेजर टाइप्स हैं या ब्रॉड टाइप्स हैं। एक व्यापक जो प्रकार है आपके डेवलपमेंट के, ये चार टाइप हैं। फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट अर्थात आपका सामाजिक विकास। जो आप चीजों को रिफ्लेक्ट करने में, देखने में, बचपन में जिन खिलौने के लिए आप रोते थे आज आप नहीं होते हैं, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि ये फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। तो शारीरिक पक्ष में जो भी बदलाव हुए हैं आपके ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, शारीरिक पक्ष में जो बदलाव है या जो आप में एबिलिटी आई है या जो एबिलिटी आपने गेन किया है, ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक विकास का मतलब कि शारीरिक रूप से आप सक्षम है, एबिलिटी है, रखते हैं आप। शारीरिक पक्ष से जो भी बड़ी मसल से छोटी मसल से जितने भी वर्क एक्टिविटी है वो आप कर पाते हैं, ये सब आपका फिजिकल डेवलपमेंट। इस फिजिकल डेवलपमेंट के दो प्रकार हैं या दो पार्ट हैं, जिसको आप मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब है गतिक विकास। जैसे आपके बचपन से, आपके जन्म से आपके अंदर हाथ है, पैर है, सब कुछ, हर चीज का है। लेकिन जब मोटर डेवलपमेंट जो है उसमें गति कब आया, उसमें मजबूती कब आई, उसमें काम करने की, एक्टिविटी करने की एबिलिटी जो है, पावर जो है, क्षमता जो है, वो कैसे कैसे जनरेट होता है और कौन कौन से किस किस प्रकार के बॉडी मसल्स किस किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, उसी से मोटर डेवलपमेंट आपका संबंधित है अर्थात गति विकास। तो ये मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार के हैं। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल, पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा है फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स। इसको स्थूल गति कौशल बोलते हैं और फाइन मोटर स्किल को सूक्ष्म गति कौशल बोलते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत वो सभी योग्यताएं, एक्टिविटी है जो बड़े मसल्स का यूज करके किया जाता है। जैसे आपका रनिंग आ सकता है, आपका रनिंग है, जंपिंग है, आप दौड़ते हैं, कूदते हैं, ये जो रस्सी कूदना है या बॉल फेंकना है, बॉलर क्रिकेट के खेल में या क्रिकेट मैदान में जो बॉल फेंकता है, वो सब ग्रॉस मोटर स्किल्स है, जिसमें बड़े मसल्स का, आर्म्स का, लेग्स का, बड़े मसल्स का कोऑर्डिनेशन लगता है। और फाइन मोटर स्किल्स का मतलब जहां छोटे मसल्स का, जो स्मॉल मसल्स है उसके कोऑर्डिनेशन से, जैसे फिंगर के कोऑर्डिनेशन से, आई के कोऑर्डिनेशन से जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपका राइटिंग आया, इसका जो एग्जांपल है, इसमें आपका राइटिंग है, लिखना है, ये हम लिख रहे हैं तो बड़े मसल्स का यूज नहीं है, सिर्फ फिंगर के कोऑर्डिनेशन से हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। आपका ड्राइंग है, आप जो पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, आईलाइनर हो सकता है, तो महिलाओं का जो आईलाइनर है और सबसे बड़ा एग्जांपल है फाइन मोटर स्किल्स का, जिसमें फिंगर के कोऑर्डिनेशन से जब आप काम कर पाते हैं या फिंगर के ये इस पार्ट पे या इसके कोऑर्डिनेशन में अगर जब आप में एबिलिटी आ जाए, इसका मतलब फाइन मोटर स्किल्स आप में डेवलप हो गया है। जब बड़े मसल्स का यूज करके आप एक्टिविटी कर पाते हैं, जैसे आप रनिंग कर पाते हैं, जंपिंग कर पाते हैं, बॉल फेंक पाते हैं, किसी चीज को थ्रो कर पाते हैं, रस्सी कूद पाते हैं, जितने भी बड़े मसल्स से काम है ग्रॉस मोटर स्किल, और जो छोटे मसल्स के बारीकियों वाले काम है वो आपका फाइन मोटर स्किल। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट में पहला है मोटर डेवलपमेंट, और मोटर डेवलपमेंट के भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं। संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। आपके ब्रेन से, आपके मेंटल एक्टिविटी से जुड़ी जितनी एक्टिविटी है या ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी एक्टिविटी है वो सब आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेमोरी है, रीजनिंग है, किसी चीज के बारे में आपका अप्रोच हो सकता है, किसी चीज के बारे में आपका देखने का एटीट्यूड, नजरिया, मतलब ब्रेन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड जितनी सारी एक्टिविटी है वो सारा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है।
और इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्थात भाषा जो विकास है वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और कहा भी जाता है कि जिसका जितना भाषा का विकास बेहतर हुआ है, भाषा पे जितनी पकड़ है या मल्टीपल अगर लैंग्वेज बोल पाता है, समझ पाता है, लिख पाता है, दैट मीन्स कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही बेहतर है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि ब्रेन के जो हमारे ह्यूमन ब्रेन है, जो मानव का ब्रेन है, इसके दो हेमिस्फीयर है या दो पार्ट्स हैं, एक है राइट हेमिस्फीयर और एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जो लैंग्वेज है वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है, राइट हेमिस्फीयर में आपकी क्रिएटिविटी पाई जाती है, क्रिएटिविटी पाई जाती है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर में लैंग्वेज है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में ह्यूमन ब्रेन का जो दो हेमिस्फीयर है या दो पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, अगर पूछे कि लैंग्वेज कहाँ है तो लैंग्वेज जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम राइट हैंड से कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है, और जब हम लेफ्ट से कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर जो है वो एक्टिव होता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका मतलब संज्ञानात्मक विकास, दिमाग से जुड़ी हुई या मेंटल एक्टिविटी जितनी भी है इस दुनिया की, चाहे मेमोरी हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चीजों को देखने का नजरिया हो, अप्रोच हो, एटीट्यूड हो, ये सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। और जो भाषा का विकास है और लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और क्योंकि ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट, तो हमारा जो लैंग्वेज है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है। थर्ड है हमारा, तीसरा जो हमारा टाइप्स है या डोमेन है आपके डेवलपमेंट का, वो है आपका सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। तीसरा जो है वो है सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। और ये सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आपके मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट आते हैं, मॉरल एंड इमोशनल। क्योंकि आपको मॉरलिटी की, सही और गलत की, किसी चीज को सही या गलत मानने की, जानने की या उस तरीके के डिसीजन लेने की कब जरूरत है, जब आप समाज में रहते हैं। आपको नैतिकता कहाँ से आई? समाज में। नैतिकता इनबॉर्न एबिलिटी नहीं है, बल्कि नैतिकता जो है, मोरलिटी जो है, वो आपकी एक्वायर्ड एबिलिटी है जिसको आपने अर्जित किया है। कहाँ से? बिलीव्स के बेसिस पे, सोसाइटी के बेसिस पे। हो सकता है कि जो काम इंडिया में मॉरली सही हो सकता है यूएसए में गलत हो, और जो काम यूएसए में सही हो सकता है इंडिया में गलत हो। जैसे लिविंग आजकल भारत में भी चल रहा है, लेकिन जो लिविंग है वो कहीं ना कहीं एक फॉरेन कंट्री की देन है। जो इंडिया में एक टाइम पे बहुत ही बुरा नजर से या बुरा माना जाता था, लेकिन जो फॉरेन वाले हैं या जो फॉरेन कंट्री है वहाँ इस एक्टिविटी को या इस रिलेशन को एकदम वैलिड माना जाता है। तो मॉरलिटी जो है ये सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। अलग अलग समाज में, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग जगह पे कोई एक चीज सही हो सकता है, और वहीं एक सेम चीज किस अलग सोसाइटी में, अलग संस्कृति में, अलग समाज में के लिए वो गलत हो सकता है। तो मॉरलिटी जो है या मॉरल डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेटेड है सोशल डेवलपमेंट से, और आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी। क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट आपको या आपके समाज में रहने के लिए एक क्योंकि राथस एक व्यक्ति है जिसने कहा था कि इमोशन कलर आर लाइफ, जो हमारे संवेग हैं और हमारे जीवन में रंग भरते हैं। जैसे आप खुश होते हैं, दुख होते हैं, अगर ये सब कुछ न रहे, सब रोबोट की तरह एक जैसे रहे, ना कोई खुशी है ना कोई दुख है जीवन में, फिर तो होगा क्या? ये जीवन जो है या मानव जीवन जो है या पूरा जो सृष्टि है अंधकारमय तरीके से होगी। तो इमोशन जो है हमको अपने आप को एक्सप्रेस करने का, एक दूसरे से खुल के बात करने का, रहने का, एक साथ हंसने का, संबंध का, इन सभी के कारण है इमोशन। क्योंकि जो इमोशन है और ये इमोशन जो है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ऐसे ये जो चारों डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट है इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। इसी का एक पार्ट है जो मॉरल या इमोशनल डेवलपमेंट है। अब हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास की जो सर्वमान्य या जो अवस्थाएं हैं उसमें चलते हैं। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से 5 है। पहला है प्री नेटल पीरियड, पहला है प्री नेटल पीरियड। आपका दूसरा है इन्फेंसी,
इन्फेंसी। तीसरा है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। चौथा है लेटर चाइल्डहुड, और पांचवा है आपका एडोलेसेंस। हम लोगों को एडोलेसेंस तक ही पढ़ना है, क्योंकि बच्चे इसके बाद जो है, अब इसका टाइम पीरियड जो है इसका 9 महीने 10 दिन के आसपास है, या 42 वीक के आसपास। इन्फेंसी जो है वो 0 से 2 वर्ष है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, ये आपका लेटर चाइल्डहुड 7 से 11, और आपका एडोलेसेंस 12 से 18। अगर WHO की बात कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो WHO मानता है कि 10 साल से लेकर 19 साल के बीच का कोई भी बालक या बालिका किशोर या किशोरी कहलाते हैं। तो WHO की अगर बात कर दे तो 10 से 19, उसके अलावा अगर सर्वमान्य काल पूछे एडोलेसेंस की यानी किशोरावस्था की, तो 12 से 18। प्रीनेटल पीरियड जो है यानी गर्भावस्था, जिस टाइम में बच्चा गर्भ में कंसेप्शन में होता है, उसका टाइम पीरियड 9 मंथ 10 डेज, 9 महीने 10 दिन या 42 सप्ताह या 42 वीक है। आपका इन्फेंसी 0 to 2 ईयर, जिसको शैशवावस्था बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड उत्तर या पश्च बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11, और एडोलेसेंस या किशोरावस्था 12 से 18, और WHO के अनुसार 10 से 19। अब इसके थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि किस टाइम पीरियड में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आता है, जिससे एक बच्चे का जो बिहेवियर जो है, एक्टिविटी जो है, वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहला प्रीनेटल पीरियड में बस एक ही चीज है कि अगर बिफोर बर्थ क्वेश्चन पूछे कि अगर जन्म से पहले सबसे रैपिड जो ग्रोथ है या फिजिकल ग्रोथ है वो कहाँ है, तो आपका प्रीनेटल पीरियड है। क्योंकि 9 महीने 10 दिन में एक जो बच्चा है, एक सेल से या एक तरीके से एक जीन से एक पूरा बच्चा तैयार हो जा रहा है, या स्पर्म और कुछ इस चीजों के जाइगोट से एक जो चीज है, एक जो बीज है, पूरा बच्चा का रूप ले रहा है। तो सबसे ज्यादा जो रैपिड ग्रोथ है बिफोर बॉर्न, जन्म से पहले, वो आपका प्रीनेटल पीरियड। लेकिन हम लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए अब जानने के लिए इंपॉर्टेंट है इन्फेंसी से। इन्फेंसी जो है शैशवावस्था, आपका इन्फेंसी जो है जिसका टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट जान लेते हैं। तो ये सबसे पहला इसका ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। ये बच्चा इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, यानी अगर बच्चे के सामने कोई दिया जल रहा हो, कोई दीप जल रहा हो, कुछ रखा हो, तो बच्चा चाहता है कि वो रीच कर जाए, पहुंच जाए, उस चीजों को प्राप्त कर ले। जब तक वो बच्चा उस चीजों को लेता नहीं है, पहुंचता नहीं है, या उस चीजों को लेने के लिए प्रयास करता है, जब तक वो चीज पा नहीं लेता है, एक तरीके की उसके अंदर बेचैनी रहती है, या वो अनसैटिस्फैक्शन के स्टेज पे रहता है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यहाँ पे गोल का मतलब जो सीटेड ट्रैक करने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि उसके सामने जो छोटी मोटी चीजें हैं जो दुनिया के लिए उपयोगी ना हो लेकिन एक बच्चे के लिए उपयोगी हो, जो उसको अट्रैक्ट करती है, उस चीजों को पाने के लिए वो एक्टिविटी करता है। इसलिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर स्टेज है। ये सबसे ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी में आता है। जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो 9 से 11 मंथ के आसपास आ जाता है। एक बच्चा जो 9 से 11 मंथ से कम का है, उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है तो उसके लिए वो उसके ब्रेन में एडजस्ट नहीं करता है। अगर आप उस चीज को हटा भी लेते हैं तो बच्चा उसके लिए नहीं रोता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 9 से 11 मंथ के बाद होता है, 9 से 11 मंथ के बीच होता है, यहाँ से उसकी टाइम पीरियड शुरू होती है। अब बच्चे के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को हटा लेते हैं, बच्चा उस चीज के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए रोने लगता है। दैट मींस कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। अब बच्चे के अंदर उस वस्तु के प्रतिबिंब उसके माइंड में बन रही है, और जब वो वस्तु आप हटाते हैं तो उसको लग जाता है या पता चल जाता है कि कोई वस्तु या कुछ था जो अब नहीं है, तो बच्चा उसके लिए रोता है या आपसे डिमांड करता है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आ जाता है। डेफर्ड इमिटेशन इसमें आ जाता है। ये डेफर्ड इमिटेशन है, यानी चीजों को देख के तुरंत नकल करना है। पिता को दाढ़ी बनाते हुए, शेविंग करते हुए देख के बच्चा भी रेजर लेके, जिलेट लेके अपने फेस पे, हालांकि दाढ़ी नहीं है लेकिन वो अपने फेस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमा रहा होता है, मूव कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि डेफर्ड इमिटेशन करता है बच्चा जो है। विलंबित अनुकरण इसको बोलते हैं। तुरंत कुछ करते हुए अपने से बड़ों को देखा और तुरंत उस एक्टिविटी को रिपीट करता है, वो आपका डेफर्ड इमिटेशन है। ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्फेंसी के, जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष है, इसके ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्ली चाइल्डहुड की।
तो आपका जो अर्ली चाइल्डहुड है उसके भी 2-3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वरना बताने के लिए तो इस पर 2-4 सेशन भी लग जाए तो कम ही है। आपका अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड है यानी प्रारंभिक बाल अवस्था जो है, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। इसका पहला है ये प्री गैंग एज, ये प्री गैंग एज है, अभी गैंग बना नहीं है, बच्चा एक दूसरे के समाज में जिन बच्चों के साथ रहता है, समूह में आप प्रॉपर नहीं जाता है, लेकिन अब समूह में जाने की अब उसकी तैयारी है या उस दहलीज पे है, कह सकते हैं, उससे पहले की स्टेज है गैंग बनने की। ये प्री स्कूल एज भी है, ये प्री स्कूल एज है, ये प्ले एज भी है, आप इसको ट्वाई एज बोल सकते हैं। ये जो ट्वाई एज की अवस्था में बड़ा विवाद रहता है, तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड है या प्रारंभिक बाल अवस्था है, इसको आप ट्वाई एज बोल सकते हैं। तो ये ट्वाई एज भी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। अब हम लेटर चाइल्डहुड की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऐसे ही सेशन पहले थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा रैपिडली करेंगे और मेन जो चीजें फोकस है, हालांकि इस पर सीरीज है, आपको इसमें पेशेंस बना के रखना है, तभी आप पूरी तरीके से सीटेड या सुपर टेट को टैलेंट करके बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा रहेगा। आपका नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, इसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष। इस 7 से 11 वर्ष में इसको गैंग एज बोलते हैं। अब प्रॉपर गैंग शुरू हो गई है, बच्चा अपने साथी समूह में रहता है, दोस्तों के साथ निकलता है, खेलने कूदने जाता है, स्कूल जाता है, ये गैंग एज है, स्कूल एज है, स्कूल एज है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एडेजिट याद रखना है, क्योंकि आपको एडेजिट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ये ट्रबलसम एज है, ये ट्रबलसम एज है यानी लड़ाई झगड़े की उम्र है। बच्चे अपने गैंग की, अपने प्रायोरिटी के लिए, अपने समूह के लिए, अपने समूह को बेहतर बताने के लिए एक दूसरे से बात पर लड़ते हुए झगड़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आई नहीं है, बच्चा अभी लेटर चाइल्डहुड में है। तो ये गैंग एज है, स्कूल एज है और ट्रबलसम एज है, जो इसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स या मुख्य विशेषता है। लास्ट स्टेज पे चलते हैं एडोलेसेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आपके सीटेट में भर के जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो है आपका एडोलेसेंस, किशोरावस्था। एडोलेसेंस जिसका टाइम पीरियड है 12 से 18, लेकिन अगर WHO की बात कर दे तो 10 से लेके 19 साल। इसको अलग अलग लोगों ने किशोरावस्था को, ये एक दहलीज है आपके चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच का एक दहलीज है, एक दरवाजा है। बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में प्रवेश करने के दरवाजे पे है। यहाँ पे एक व्यक्ति है स्टैनली हॉल, एक व्यक्ति है स्टैनली हॉल, जिन्होंने कहा था कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड शॉक, अर्थात जो किशोरावस्था है वह तनाव एवं तूफान की अवस्था है, ऐसा मानना है स्टैनली हॉल का। तनाव एवं तूफान का क्यों? आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर एक व्यक्ति है, ये कहा था स्टैनली। एक व्यक्ति है एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन जो एक अमेरिकन आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। एरिक एरिक्सन ने कहा है इस स्टेज को आइडेंटिटी क्राइसिस का, पहचान के संकट की अवस्था बताइए। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा को आज कुछ अलग लगता है, कल कुछ बेहतर करते हुए समाज में किसी और को देखता है, उसको लगता है कि मैं वो बन जाऊं या वो कर जाऊं। तो एडोलेसेंस जो है, इसको बड़े जो है वो बड़े नहीं समझते हैं, और बच्चा जब खुद की एक्टिविटी जब बच्चों जैसी करता है तो लोग बोलते हैं कि अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप ये गलती नहीं कर सकते। बच्चा जब बड़ों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है तो कोई देते नहीं है, बोलते कि आप बड़े नहीं हैं। तो बच्चा इन बड़े और यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड, जो वयस्कावस्था है और बचपनावस्था है, इसीलिए इसको इसकी दहलीज कहा गया है। ये इसकी दहलीज पे है या इसके दरवाजे पे है। अब ये बच्चा भी नहीं है, एडल्ट भी नहीं है, बीच में है, किशोर है, किशोरी है। हालांकि परिपक्वता आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, चीजों को रिफ्लेक्ट करना आ गया है, इन्वायरमेंट के प्रति अपना रिस्पॉन्ड करना आ गया है, लेकिन उचित तरीके से जो हार्मोनल चेंजिंग है या जो इमोशनल बैलेंस है वो उस तरीके से नहीं आया है। बच्चा जो है
किसी किसी समय पे किसी सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाता। इसलिए अलग अलग लोगों ने, स्टैनली हॉल ने एक बुक ही लिखा हुआ था इसमें, एडोलेसेंस, जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड शॉक, अर्थात जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था है। और एरिक एरिक्सन ने इसको आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान की संकट कहा है अपने थ्योरी में या अलग से। तो ये मुख्य रूप से आपकी एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है या बात है जो एडोलेसेंस के बारे में कही गई है। अब एक चीज अंत में, आपका लगभग सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने डिफरेंट भी कर लिया है, एक बार और जान लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंट है। ये जो है क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, और ये गुणात्मक है तथा मात्रात्मक दोनों है, लेकिन ये सिर्फ मात्रात्मक है क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजिंग आते हैं। ये एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपका आखिर तक चलता है। गर्भ से लेकर कब तक, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपका निरंतर विकास होता रहता है। ग्रोथ जो है इसका आप प्रॉपर मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है आप इसको सिर्फ असेस कर सकते हैं, आप यूनिट में इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। कुछ मुख्य इसके डिफरेंट है। अब इसके बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो दो फैक्टर हैं, एक है इंटरनल फैक्टर, एक है आपके इंटरनल फैक्टर और दूसरा है आपके एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर यानी आंतरिक कारक और बाहरी। आंतरिक कारक में क्या है, आपका खुद का डिजीज हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, आप स्वस्थ नहीं है, कोई बीमारी है, कोई फैमिली या आपके अंदर से या उस तरीके की मैच्योरिटी नहीं है, या कोई जो है वो बायोलॉजिकल कुछ डिस्टर्बेंस है या बायोलॉजिकल कुछ दिक्कत है, उसके अनुसार ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित हो सकती है। ये तो आपका इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर है जो जन्म के बाद या आपके शरीर के अलावा जहां आप रहते हैं, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो सकते हैं, आप कैसे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में रहते हैं उससे भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। क्योंकि ये जो बच्चा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है क्योंकि वो रिच फैमिली से है या उस फैमिली से बिलोंग करता है जहां पे उसकी सारी नीड फुलफिल हो पाती है। एक बच्चा है जिसकी प्राइमरी नीड फुलफिल नहीं हो पाती, उसका न्यूट्रिशन का लेवल उस स्तर का नहीं है, तो उसका जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं उस बच्चे के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। तो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी है, वो भी कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल फैक्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। फैमिली हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकता है, तमाम तरीके की चीजें जो दुनिया भर में आपको देखती है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है। ये कुछ बात हुई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर, ये लगभग आखिरी बात थी। हम लोगों ने लगभग जितनी सारी एक मेजर बात है इससे रिलेटेड हम लोग आज डिस्कशन कर लिए हैं। ये सीरीज आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने अभी तक टीचर्स वंदना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब वीडियो आए नई तब आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ। आप अपना पढ़ाई करते रहें, अपना निरंतर ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल एक नए ऊर्जा, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।